हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने पार्टनरशिप और एनपीओ अच्छे से देख लिया होगा। और 1 घंटे की वीडियो थी वो आपने आराम से देख लिया होगा। नेक्स्ट 1 आवर के अंदर, इसमें भी लगभग 1 घंटा लगेगा, मैं 3 चैप्टर कवर करूंगा। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिलीटेड पोर्शन के साथ कवर करूंगा। तो आओ आओ क्लास शुरू करते हैं। 1 घंटे के अंदर पूरा कवर करूंगा। ये वीडियो भी मे बी थोड़ा सा लेट आप देख रहे हो, क्योंकि वीडियो को मतलब बड़ी लंबी वीडियो होती है ना क्लास, उसको एडिट करके एक्सट्रैक्ट करके फिर डालने में ना टाइम लग जाता है कई बार। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। मे बी ये वीडियो आप 7 बजे तक देखो और दूसरा वीडियो आप 9 बजे तक देखो, ठीक है। तो ये है थोड़ा सिनेरियो आज का। तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करते हैं। आज रात से पहले आप पूरा का पूरा ये खत्म कर दो अकाउंट्स। इसके 3 मॉक्स बना लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन कल सुबह सब लोग 6 बजे जरूर आ जाना लाइव। अपने सारे दोस्तों को भी क्लास के बाद शेयर करना कि सुबह 6 से लेकर 8:30 तक, भले ही 9 बजे बीच में ब्रेक भी दे दूंगा मैं, लेकिन पूरा का पूरा अच्छे से सारे कीवर्ड्स के साथ कंप्लीट रिवीजन क्लास मैं करा दूंगा बीएसटी का। ताकि आप जब जाओ 3 बजे पेपर देना ना बीएसटी का, तो सब कुछ दिमाग में हो और फटाफट फटाफट। टाइम की कमी बीएसटी में तो नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है। अकाउंट्स में अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा ना आए, जो कि मुझे लगता है ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन भले ही थोड़ी कम हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर हम बात करें, सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन क्या है क्लास। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी है। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस लिमिटेड अलग है। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी कभी मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती क्लास। ईयर आफ्टर ईयर कंपनी चलती रहती है। कंपनी क्लास कॉमन सील होती है, विच इज नॉट कंपल्सरी। और शेयर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रोफेसर हैनी ने क्लास दिया डेफिनेशन। शेयर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। रूल्स अप्लाई होते हैं क्लास 2013 के, कंपनीज एक्ट 2013। और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मान लो कंपनी है 100 करोड़ की और आपने क्लास मान लो 1000 रुपए का शेयर खरीदा है, तो आपको क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर बोला जाता है क्लास, या मेंबर्स बोला जाता है। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में फर्क यह है क्लास, पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो है 1932 का रजिस्ट्रेशन, जो कि क्लास कंपलसरी नहीं है। जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। एक्ट की बात करें 1932, और ये क्या है क्लास? 2013। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 होते हैं। कंपनी में क्लास मिनिमम मेंबर जो होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 और क्लास मैक्सिमम होते हैं 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं क्लास, और मैक्सिमम की पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती। इस 200 में क्लास एक्सक्लूडिंग प्रीवियस और पास्ट एम्प्लॉय भी है। इस 200 की लिमिट में पास्ट और करंट एम्प्लॉय को हम लोग काउंट नहीं करते। लाइबिलिटी की बात करें, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होती है। तभी कंपनी के नाम के आगे हमेशा आपने लिमिटेड देखा होगा। ऑडिट की बात करें, पार्टनरशिप में ऑडिट ऑफ बुक्स इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप में बुक्स की ऑडिट नहीं होती, बट कंपनी में क्लास बुक्स का जो ऑडिट है वो बिल्कुल मैंडेटरी है, सीए उसको ऑडिट करेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पार्टनरशिप में आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन क्लास प्राइवेट कंपनी को छोड़कर सारे पब्लिक कंपनी में क्लास रोका नहीं जाता, आप जिसको मर्जी उसको शेयर्स बेचो। वाइंडिंग अप, अ पार्टनरशिप फर्म में बी वाउंड अप डिफरेंट वे। पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन कंपनी को तभी बंद करो जब क्लास कंपनीज एक्ट में जो लिखा गया प्रोसेस है उसको आप फॉलो करोगे। प्रिस्क्राइब ऑलरेडी दे रखा है, उसको फॉलो करके ही कंपनी को बंद करना है। पार्टनर्स जो है और डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट करेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स रहे ना रहे क्लास कंपनी चलता रहेगा। कितने बड़ा शेयर होल्डर हो वो चला जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा चलता रहेगा। 1% कंपनी, इसमें क्लास एक ही पर्सन होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 62 कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन है, ओनली 1 पर्सन। और पेडअप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बना देगा कि भाई कौन सा, आप बोलेगा कि भाई बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये क्लास आपसे पूछ सकता है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी कि इसका जो एवरेज टर्नओवर है पिछले 3 साल का वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, कम से कम क्लास 1 डायरेक्टर होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। ध्यान है ना क्लास, कंपनी के अंदर क्लास 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्लासेस चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपीसी नहीं बनाया जा सकता, और ना ये जनता को शेयर इशू कर सकता है, लेकिन इनके पास एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो ये बातें हैं क्लास 1% कंपनी के रिगार्डिंग। प्राइवेट पब्लिक कंपनी के डिफरेंस की बात करें, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 क्लास मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय, जबकि पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम की नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं होता, पब्लिक कंपनी में फ्रीली शेयर्स को बेच सकते हो। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, क्योंकि जनता को शेयर ही इशू नहीं करना, बट पब्लिक कंपनी में क्लास प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। मतलब आपको क्लास
प्रोस्पेक्टस को इशू करना जरूरी है। नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं। ओपीसी में 1 डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2, जबकि मैक्सिमम 15 तीनों ही केसेस में है और पब्लिक में 3। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर मिनिमम, और मैक्सिमम तीनों ही केसेस में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं क्लास 15। क्लास सब्सक्राइब ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक, जबकि शेयर्स क्लास पब्लिक ऑफर किया जाता है इसके अंदर। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर आपने आर्टिकल नहीं बनाया है साइलेंट तो टेबल एफ अप्लाई होता है, और टेबल एफ कहता है कॉल्स इन एरियर पे 10% पर एनम, कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम। चेंज आपको कुछ और रेट देना है तो आप लिख लो इस चीज को, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की बात करें, इनके आगे क्लास प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, जबकि इसके नाम के आगे खाली लिमिटेड लगा रहता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए क्लास 90%। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं आता तब तक ये पैसा क्लास एस्क्रो अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है। और इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, एप्लीकेशन मनी को वापस कर देना है क्लास 15 दिन के अंदर। जब क्लोजर ऑफ इश्यू होगा उसके 15 दिन के अंदर क्लास उनका पैसा उनको लौटा देना है। टिल द डेट होल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी सेव इन एस्क्रो अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। कंपनी को बनाने में रजिस्ट्रेशन कराना, लीगल एक्सपेंसेस, सीए की फीस, है ना, और शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इधर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीरियड से राइट ऑफ करते हैं। इफ मनी इज नॉट रिपेड इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट फुलफिल, तो 15% का क्लास पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की पूरी नहीं हुई, 90% शेयर्स आपके नहीं बिके, तो आप उनका पैसा लौटा दो। और फिर भी नहीं लौटा रहे भैया, तो सिचुएशन में क्लास 15% पर एनम का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपका एरियर ऑफ डिविडेंड इकट्ठा होता चला जाएगा, लाइक इस साल आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो आपका जो डिविडेंड था वो इकट्ठा होगा, अगले साल मिलेगा। तो अगर आपको अगले साल चाहिए तो आप कौन से शेयर्स लोगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपको नहीं चाहिए तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं तो एरियर ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदो, अदरवाइज अगर नहीं करना चाहते तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अगला है क्लास कन्वर्टेबल। अगर आपके शेयर्स कल को कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होते हैं कि वो फ्यूचर में अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई राइट नहीं होता कि अपने शेयर्स को क्लास इक्विटी में कन्वर्ट कर सके। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं कर सकते तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, प्रेफरेंस शेयर आपको चाहिए कि 20 साल के अंदर कंपनी मुझे पैसा लौटा दे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं किया जाता, कंपनी बंद होगी तभी क्लास उनका पैसा उनको मिलेगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और क्लास इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउ नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन तो पता है क्लास आपको, अगर लोग ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया उसके 3 ऑल्टरनेटिव है, कुछ को रिजेक्ट कर दो, कुछ को फुल दे दो, कुछ को प्रपोर्शनेट दे दो, पहले दूसरे का मिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी से पहले, इक्विटी को डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के बाद। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स होता है, तभी इसके नाम क्या है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स देखा होगा, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये रेट ऑफ डिविडेंड है विच इज फिक्स, इनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता क्लास, इसको पहले प्रपोज किया जाता है डायरेक्टर, फिर एजीएम में क्लास मेंबर्स को सामने डिक्लेयर होगा और उसके 30 दिन बाद वो पे होगा, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता। एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो एरियर ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा, लेकिन इस केस में इक्विटी में क्लास कोई एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, जो गया वो गया। अगला है क्लास कन्वर्टेबली, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, लेकिन इक्विटी शेयर्स का सिर्फ बायबैक होता है, इक्विटी शेयर्स का कन्वर्ट नहीं होता। डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ बायबैक होगा। मैं आपको बताऊंगा क्लास एंड में बायबैक के भी क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस है, वो भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिडम्पशन की बात करें, दीज आर रिडीम, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स का क्या होता है क्लास, ओनली बायबैक। वोटिंग राइट्स की बात करें, दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट होती है, लेकिन क्लास सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। इक्विटी के पास क्लास हर सर्कमस्टांसेस में वोटिंग राइट होती है। राइट टू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बाहर के लोग होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स के पास राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में
पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। रिडम्पशन कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप, जब क्लास कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले क्लास प्रेफरेंस को पेमेंट दी जाएगी और बाद में इक्विटी को, मतलब यहाँ पे लिखा है इक्विटी से पहले और यहाँ लिखा है क्लास प्रेफरेंस के बाद इनकी पेमेंट होगी, सबसे लास्ट में इनकी पेमेंट होती है। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। देखो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट है क्लास जो बेसिकली कंपनी बंद होगी तभी मंगाया जाएगा। मान लो शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने अभी 7 ही मंगाए, 3 कंपनी कहती है हम तब मंगाएंगे जब कंपनी बंद होगी, अभी नहीं मंगाएंगे, उसको बोलते हैं क्लास रिजर्व कैपिटल। और एक्सेस जो भी हमारे पास है पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी क्लास आपने कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कमाया है, उसमें से कोई खर्चा हुआ है, तो एक्सेस अमाउंट, जैसे फॉरफीचर में देखा आपने कि फॉरफिट किया था 100, डिस्काउंट दिया 70, 30 रुपए क्लास कैपिटलिज्म में जाएगा, तो इसको हम लोग डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल है, ये पैसा मंगाया ही नहीं है और ये कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग कमाते हैं। ऑप्शंस की बात करें, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल मैंडेटरी नहीं है, आप सारा पैसा मंगा लो शेयर होल्डर से, क्यों रोक रहे हो बंद होने तक। लेकिन यहाँ पे क्लास अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कमाया है तो उसको अपने कैपिटलिज्म में डालना है। रेजोल्यूशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गया। इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इस पैसे का यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बना है तो इससे क्लास हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। अगला क्लास रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए इसके लिए, जबकि इसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको पैसा बचा के रखना है ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से। डिस्क्लोजर की बात करें, ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता, कैपिटलिज्म रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है अंडर मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे। अंडर सबसेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इन्हीं काम में इस्तेमाल कर सकते हो। फुल्ली पेड बोनस शेयर, ध्यान रखना फुल्ली पेड नॉट पार्टली पेड बोनस शेयर, वो गलत हो जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में क्लास आप इसका यूज कर सकते हो। लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने में इसका इशू कर सकते हो। अगर आप अपने शेयर खुद खरीद रहे हो, कंपनी जनता से अपने शेयर खुद खरीद लेती है, दिस इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स, और वहां पे भी क्लास आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हो। या फिर क्लास अगर आप प्रीमियम दे रहे, रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम है ना, रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो उस प्रीमियम को या डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो लॉस ऑन इशू आता है ना उसकी वजह से, उसे राइट ऑफ करने के लिए क्लास आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये यूजेस ध्यान रखना, इस बेसिस पे ट्रू फॉल्स आ सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 कहता है कि भैया अगर आप, ठीक है, अगर आप क्लास किसी को प्राइवेटली शेयर्स इशू कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। आप जनता को शेयर इशू नहीं कर रहे, अपने कुछ खास रिलेटिव दोस्तों को, ठीक है, कलीग्स को आप शेयर इशू करते हो, तो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। आप सबको इशू नहीं कर रहा, मुझे बहुत खर्चा लगेगा आम जनता को इशू करने में, प्रोस्पेक्टस छपाई करो, ऐड डालो, मैं चाहता हूँ कुछ ही लोगों से पैसे ले लूँ, बस बात खत्म, प्राइवेट प्लेसमेंट। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी ऑफर करती है आम जनता को फर्स्ट टाइम क्या हो हमारे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर एज पर टेबल एफ 10% है, कॉल्स इन एडवांस जो है 12%। अगर तुम फालतू पैसा दोगे तो कंपनी तुमको 12% देगी, और तुम गलती करोगे तो कंपनी तुमसे सिर्फ 10% लेगी, तो कितनी अच्छी कंपनी। कॉल्स इन एरियर को क्लास सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाया जाता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज एडेड इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फॉरफिट अकाउंट जो है उसको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड किया जाता है। कॉल्स इन एडवांस का मेन हेड है करंट लायबिलिटी, ये सब काम आएगा तुम्हें जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे। सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी में रिजर्व दोनों ही मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, अदर हेड है मतलब सब हेड जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। अगर कोई इंसान पैसे नहीं दे सकता और जानबूझ के सरेंडर कर देता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, उसका मतलब क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्लास 25% से कम नहीं होना चाहिए, और क्लास या फिर जो सेबी प्रिस्क्राइब करता है, सेबी भी कहता है क्लास एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। 2 कॉल्स के बीच में कम से कम गैप होना चाहिए 1 महीने का, और अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखना नहीं है, थ्योरेटिकल में पूछेगा तो। और 14 दिन का नोटिस आपको देखना पड़ेगा क्लास शेयर होल्डर का पैसे देने के लिए। तो अगर आप किसी शेयर होल्डर को फॉरफिट करते हो ना तो उसको 14 दिन का नोटिस जरूर दो कि भैया 14 दिन का नोटिस हम आप मतलब दो फॉरफिट करने से पहले, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो अंडर सब्सक्राइब से होगी, ध्यान रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%, ये हमने पढ़ लिया है क्लास।
इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले मैं नॉर्मल एंट्री की बात करता हूँ। शेयर इशू करेंगे तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जहां भी प्रीमियम होगा तो शेयर कैपिटल के नीचे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक से पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक से पैसा मिलेगा फाइनल कॉल का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, राइट। अच्छा, अदर देन कैश में क्या होता है क्लास? शेयर सबसे पहले आप एसेट्स खरीदते हो, ध्यान से समझना, यहाँ पे एसेट्स खरीदोगे तो एंट्री क्या क्लास होगा? उधार खरीदते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फिर वेंडर को कैश दोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या बिल्स पेबल जो भी है। फिर जो बचेगा अमाउंट उसके आप शेयर या डिवेंचर इशू करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। इस केस में तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा कि तुम कितने शेयर्स दे रहे हो। तो वो कैसे निकालोगे? अमाउंट पेबल, जितने पैसे देने हैं आपको, अपॉन इशुइंग प्राइस। ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए देने हैं क्लास आपको, इशुइंग प्राइस है 10 का शेयर है और 2.5% 10 का शेयर है 25% प्रीमियम है, तो 10 का शेयर है 25% प्रीमियम 12.5 का हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा। लाइक 50 लाख की मशीन खरीदी, 10 लाख नगद दे दिया, बचा कितना? 40 लाख। उसको इशुइंग प्राइस से डिवाइड दे दो, पता पड़ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। अगर डिवेंचर आपने इशू किया है तो वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। और अगर यही डिवेंचर नियर फ्यूचर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो ऊपर लॉस ऑन इशू और नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आएगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। शेयर डिवेंचर सेम है, असेट टू वेंडर, वेंडर टू कैश, बैंक या बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट जो भी है। फिर बचा कुछ जो अमाउंट है वो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं तो 2% डिवेंचर। अगर शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम पर इशू होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन अगर डिवेंचर लिख रहे हो तो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी। 90 का इशू किया 10 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, 110 का इशू किया तो नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आप लिख दोगे। आई बात समझ? अच्छा, अगर आप पूरा बिजनेस खरीदते हो तो क्या होगा? एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर लिखोगे पीसी, कितने का क्लास आपने बिजनेस खरीदा है। लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है क्लास? 2 वैल्यू होती है, परचेज वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू, अग्रीड वैल्यू। हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें अग्रीड वैल्यू से मतलब है, अग्री कितने का किया है। अगर ऊपर कम पड़ता है क्लास इतना लिखने के बाद तो गुडविल, और नीचे कम पड़ता है तो टू कैपिटल रिजर्व। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर नेट असेट ज्यादा है, असेट ज्यादा है, तुम कम पैसे मांग रहे हो तो कैपिटल रिजर्व। असेट कम है, असेट 10 लाख की है, मांग रहे हो 12 लाख, तो ऑब्वियसली फालतू क्यों मांग रहे हो? गुडविल का। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो कौन सा एक्सपेंस डेबिट करते हैं क्लास? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। ध्यान रखना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं या गुडविल, इन तीनों को डेबिट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस सबसे मेन है, या तो प्री या तो गुडविल, इन तीनों को डेबिट करेंगे टू प्रमोटर्स। फिर प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अंडरराइटर को शेयर इशू करते हैं, प्रमोटर वो है जिन्होंने कंपनी को बनाया, जिनके मन में आइडिया आया कंपनी को बनाने के लिए। अंडरराइटर जो हमारी शेयर्स को 90% से ऊपर बिकवाने की गारंटी लेते हैं, ये हमारे सारे शेयर्स बिकवाएंगे, हम इनको पैसे देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और अगली एंट्री अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये बात आप ध्यान रखना, शेयर इशू अगर हम कर रहे हैं प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर अगर आपको पैसा नहीं देते तो उनके शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। और एक बात बताता हूँ क्लास, अगर आपको अप्लाइड दिया है, अलॉटेड निकालना है, तो अप्लाइड मान लो 50,000 है, अलॉट किया है 40,000, तो इसका मतलब है 5 को 4 दे रहे हो। जिन्होंने 5 अप्लाई किया उसको 4 दे रहे हो, 5:1। उसी तरीके से किसी ने अगर 1000 के लिए अप्लाई किया तो आप उसे कितना दोगे, या फिर अगर किसी को 1000 शेयर मिले हैं, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, तो आप 2 में से इस तरीके से लिख के एक्स मान लेना जो तुम्हें नहीं दिया है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5x इज इक्वल टू 4 इंटू, तो x आ जाएगा क्लास 4 इंटू 1000 अपॉन 5, तो ये हो गया क्लास 800। तो अगर आपने 1000 के लिए अप्लाई किया तो आपको कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। तो अप्लाइड किसी का गिवन है और अलॉटेड निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अनपेड कॉल्स। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होगा। अब इसमें ये पूछ सकता है क्लास आपको कि कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है, तो ये वो टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल थोड़े पूछे जा सकते हैं कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, शेयर फॉरफिट कितने से डेबिट होगा, अनपेड कॉल कितने से डेबिट होगा, इसको कॉल से एरियर बोलते हैं, क्रेडिट होगा सॉरी, इस तरीके से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर्स अनपेड कॉल, ये होगी फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है, अगर पार पे किया है तो। लेकिन
इसको रीइश्यू करेंगे तो 3 कंडीशन है रीइश्यू की, शेयर्स पार पे भी रीइश्यू हो सकते हैं, शेयर्स प्रीमियम पर भी रीइश्यू हो सकते हैं, और शेयर्स डिस्काउंट पर भी रीइश्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना क्लास, तो मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा क्लास, थोड़ा सा मैंने उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी कराया था बोर्ड एग्जाम से पहले, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो देख लेना, उसमें मैंने क्लास न्यूमेरिकल भी कराया है, बट मैं बहुत ज़्यादा डीपली जा नहीं सकता अभी क्योंकि टाइम नहीं है, आज रात का ही समय है, आपके पास टाइम है नहीं इतना, तो बहुत डीपली जा नहीं सकता। पार पे रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पर रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट है ना टू शेयर कैपिटल, लेकिन डिस्काउंट को किस नाम से डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और लास्ट एंट्री तीनों ही केसेस में एक और एंट्री होगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना ऊपर फॉरफिट में पड़ा है उसमें से कितना डिस्काउंट दिया माइनस करके जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व, और वो इसी केस में माइनस होगा, इन दोनों केस में तो माइनस होगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि आपने डिस्काउंट यहाँ पे दिया ही नहीं कहीं भी। भाई जो आपने फॉरफिट किया है पैसा शेयर होल्डर से कि तुमने भाई नहीं दिया पैसा, तुम्हारे शेयर कैंसिल कर देंगे, तो जो तुम्हारे पैसे आ गए उसे हम फॉरफिट कर देंगे, ये शेयर किसी और को हम रीइश्यू कर देंगे, तो वो पैसा क्लास यूज होगा जब आप उन्हें डिस्काउंट दोगे, आप डिस्काउंट दे ही नहीं रहे, सारा पैसा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, अगर आपने फॉरफिट किया था 50 शेयर्स, रीइश्यू किए हैं 25 शेयर्स, तो आपने 50 शेयर से 1000 रुपये फॉरफिट किया था, तो इस 25 शेयर से कितना फॉरफिट किया होगा कैसे निकालोगे, 1000 से अगर 50 था तो 25 से कितना होगा 500, तो 500 फॉरफिट किया होगा, जो भी डिस्काउंट दिया है इसमें से माइनस कर दो, इन 25 शेयर्स को रीइश्यू करते वक्त जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दो, जो बचेगा क्लास वो कैपिटल रिजर्व। अभी बताऊंगा अभी आगे चल के कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कंपनी ने क्लास 1000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 की, फर्स्ट कॉल है 3, टोटल 10, इसने क्लास ये दे दिया ये दे ये नहीं दिया, कंपनी ने क्लास इसके शेयर्स को फॉरफिट किया और री इशू कर दिया 9 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, ध्यान रखना 9 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, पहला सवाल, 4 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं तीनों बता रहा हूं आपको। सबसे पहला सवाल, आप इस 1000 शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, भाई फॉरफिट कितना किया है 4 3 7, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 7 दे सकते हैं, 1000 शेयर्स हैं तो 7000 रुपए का हम इसे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। मिनिमम तुमको रीइश्यू पे कितना पैसा चाहिए, भाई शेयर है 10 रुपए का, 7 हमको मिल गया तो मिनिमम हमें 3 रुपए और चाहिए, कम से कम तो हमें 3 चाहिए, तो क्योंकि हमारा शेयर जो है 10 रुपए का 3000, कैपिटलिज्म में कितना आएगा ध्यान से समझना, फॉरफिट कितना किया 7 रुपए, डिस्काउंट कितना दिया, रीइश्यू 9 में किया, डिस्काउंट है 1 रुपए का, तो कुल मिला के 6 रुपए पर शेयर फॉरफिट किया, और कितने शेयर्स हैं 1000 शेयर, तो 6000 कैपिटलिज्म, तो पर शेयर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप ऐसे निकालो 1000 इंटू 7, 7000 रुपये फॉरफिट किया, माइनस डिस्काउंट देने में 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 9 का रीइश्यू किया, 1000 इंटू 1 1000, तो 6000 रुपये आ गया आपका क्या कैपिटल रिजर्व। तीसरा, कितना बैलेंस अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, हाउ मच अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, तो आपने फॉरफिट कितने किए हैं 1000 शेयर्स, रीइश्यू भी सारे ही शेयर कर दिए, तो भैया अगर आपने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो कभी भी शेयर फॉरफिट में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि आपने सारा पैसा उठा के कैपिटलिज्म में डाल दिया, तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा। अगर क्लास इसी क्वेश्चन में मैं कहता सिर्फ 800 शेयर्स रीइश्यू करे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या सवाल बनता, अगर मिलता 800 शेयर्स रीइश्यू करें, सवाल क्या बनता, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं 800 शेयर्स को, या 800 शेयर्स फॉरफिट किया है ना, 800 शेयर्स रीइश्यू किया है, तो इन 800 शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे 5600, इनसे कम से कम कितना चाहिए, वही 3 रुपए कम से कम चाहिए 2400, कैपिटलिज्म कितना आएगा, सारा कैलकुलेशन 800 से ही करोगे, फॉरफिट कितना किया 7 रुपए, डिस्काउंट कितना दिया 1, तो 8 छिक्के 4800 कैपिटलिज्म में आ गया, और शेयर फॉरफिट में अभी भी कितना बैलेंस बचा है, तो वो कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना, शेयर फॉरफिट अकाउंट में अभी जो बैलेंस बचा है वो कैसे निकालते हैं, आप मुझे बताओ कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, जो रीइश्यू नहीं हुए, तो हो गए 800 शेयर्स रीइश्यू हो गए, 800 शेयर्स, 200 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, उनसे कितना फॉरफिट कर लिया 7, तो 1400 रुपये अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर बचा हुआ है, क्योंकि ये शेयर्स रीइश्यू हुए ही नहीं, तो फॉरफिट के अंदर ये पैसा फालतू का मुफ्त का पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। तो शेयर फॉरफिट में कितना पैसा पड़ा है ये कैसे निकालोगे क्लास, ये आप ऐसे निकालोगे कि जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए इनटू जितना उनसे फॉरफिट कर लिया, 200 रीइश्यू नहीं हुए, 800 तो बिक गए, 200 पिछले क्वेश्चन में 0 था, सारे शेयर रीइश्यू हो गए तो आंसर 0 आ रहा था, इसमें 800 ही रीइश्यू करें 200 नहीं हुए, इसका मतलब इनटू 7 1400। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा डीपली इशू ऑफ शेयर्स के शॉर्टकट की वीडियोस देखनी है ना, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या सर्च कर लेना क्लास आप यूट्यूब पे इशू ऑफ शेयर शॉर्टकट सुनील पांडा, आपको मिल जाएगी क्लास, 1 महीने पहले डाला था वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसके अंदर इशू ऑफ शेयर्स के, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है,
अच्छा, अगर आपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया था और प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम को भूल जाओ, रिकॉर्ड मत करो। नहीं मिला तो याद रखो। इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्लास, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता ही है। 5,000 शेयर्स आपने फॉरफिट किया, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है, 3 + 2 और 4 रुपए की फर्स्ट कॉल है, टोटल हो गया 12, 10 + 2। हरीश नाम का एक शेयर होल्डर है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने इसको फॉरफिट किया। तो इस सिचुएशन में फॉरफिट की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिट हमेशा करते वक्त शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने क्लास कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू हमेशा डेबिट होता है। लास्ट तक मंगाया गया है तो 4 3 7 3 10, राइट रॉन्ग से मतलब नहीं है तुमको, सिर्फ फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, जितना पैसे मंगवाए गए हैं शेयर होल्डर से, जो पैसे मांगे गए हैं ना, उसका फेस वैल्यू कितना है। तो 10 का है क्लास शेयर्स, और कितने शेयर्स है 5,000, तो ये होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, अब प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम भूल जाओ, कुछ भी है मुझे याद नहीं करना, प्रीमियम दिया तो भूल जाओ, लिखना समझ लो है ही नहीं क्वेश्चन में प्रीमियम। ठीक है, 2 शेयर फॉरफिट, तो फॉरफिट कितना हुआ, जब है ही नहीं है तो 3 3 6 तो फॉरफिट हुआ, और 2 अनपेड कॉल, कौन सा है क्लास, फर्स्ट कॉल, वो कितने का, 4 का। देखो ऊपर 10 नीचे भी 10, शेयर्स कितने हैं 5,000, 5,000 इंटू 6 30,000, 5,000 इंटू 4 कितना आ गया क्लास 20,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर क्लास अगर यहाँ पे क्लास इसने प्रीमियम दे दिया तो हमने इग्नोर किया, अगर प्रीमियम नहीं देता फिर क्या होता, लाइक यही सेम क्वेश्चन है, 5,000 शेयर्स, एप्लीकेशन है 3 का, अलॉटमेंट 5 का, फर्स्ट कॉल 4 का, 12 हो गया, 10 + 2 ये हो गया 3 + 2, ये नहीं दिया शोल्डर ने, ये भी नहीं दिया, और यहाँ पे क्लास उसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो आप प्रीमियम को डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर फॉरफिट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 4 की, अलॉटमेंट है 5 की, जब्त कितना कर लिया 3 रुपए, राइट मतलब पेड कर दिया, सिक्योरिटी में कितना नहीं दिया 2 रुपए, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू इस लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू ऐड करोगे, राइट रॉन्ग नहीं देखना, 4 3 7 3 10, 10 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। कितने शेयर है 5,000 शेयर है, 5,000 इंटू 10 50,000, 5 इंटू 2 10,000, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20। देखो ऊपर नीचे दोनों मैच हो गया, 60,000 जो है वो आ गया यहाँ पे। तो प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, फॉरफिट में वो ऐड भी नहीं करना, नहीं दिया तो क्लास आप याद रखो। तो इस क्वेश्चन में कोई कहता कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो 3 रुपए फॉरफिट किया, 3 ही दे सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, कितना फॉरफिट किया 6, प्लीज 5 3 8 मत समझ बैठना, राइट देख के, प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना है, तो ये 6। तो ध्यान रखना, ये एक सवाल आपको कल देखने को मिल सकता है। शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता दिया क्लास, किस तरीके से कैपिटलिज्म निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, मैंने सीक्वेंस बेस में बताया था, फिर सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, ये आप ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करते हो, शेयर अगर आपने फॉरफिट कर दिया, रीइश्यू नहीं किया, तो शेयर्स कम हो जाएंगे और जितना फॉरफिट किया है अमाउंट वो ऐड हो जाएगा। और फॉरफिट और रीइश्यू है तो कुछ भी नहीं करना, ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं करना, अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी मल्टीप्लाई क्लास अंडर सब्सक्राइब शेयर से करना है, प्रीमियम क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं करना, कॉल्स इन एडवांस का कुछ भी नहीं करना, वो करंट लायबिलिटी में आता है। तो ये इसमें बड़े क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल है, थ्योरी ही बन सकता है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया था आपको वो, तो प्लीज यार सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन एनपीओ जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था, प्लीज आप उनको अच्छे से बनाना, ये टाइम है क्लास मेहनत करने का बिना कुछ सोचे। इशू ऑफ डिबेंचर्स, बेसिक एंट्री की अगर हम बात करें तो जब डिबेंचर इशू करते हो तो इशू करने की एंट्री आमतौर पे एक ही इंस्टॉलमेंट पे इशू होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। प्रीमियम है तो क्रेडिट ड्यू की एंट्री में, डिस्काउंट है तो डेबिट, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की ड्यू की एंट्री में, ध्यान समझना, ड्यू की एंट्री में एक चीज डेबिट करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और एक चीज क्रेडिट करोगे, क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। और इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को तुम्हें सेम ईयर में राइट ऑफ करना है। पहली प्रायोरिटी एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और दूसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये बात आप ध्यान रखना। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है क्लास, एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं क्लास ताकि आपको बहुत बेहतरीन समझ आए। 100 डिबेंचर्स है, इशू हुआ है 90 में 100 - 10 और रिडीम हुआ है क्लास 105 में। तो अगर रिडीम प्रीमियम पर हुआ है, एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, ठीक है, 2 होगी तो क्लास सारी एंट्री अलॉटमेंट पे होगी। फिर
मतलब लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम रिडम्पशन अलॉटमेंट पे आएगा। इसे प्रैक्टिकल वर्क है, बहुत ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाएगा, तो आप ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट 90 का हो गया, 100 में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 इंटू 90 9,000 9,000। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट में इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के आगे हमेशा परसेंटेज लगा रहता है, लाइक 9% डिबेंचर्स, तो ये 9% क्या होता है, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट होता है 9%, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 90, ये हो गया 10, ये हो गया क्लास 100। कितने डिबेंचर्स है क्लास, 100 डिबेंचर्स है, 9,000 1,000 और ये हो गया 10,000। रिडीम हुआ है प्रीमियम पे, तो ये 5 रुपये क्लास आप डेबिट करोगे 100 इंटू 5, और यही 5 आपने क्रेडिट करना है। इसको लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इन दोनों को मिलाकर भी आप क्लास 1,500 रुपये खाली लॉस दिखा सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल चलेगा और गलत भी नहीं है। तो ये हो गया क्लास आपका कितना, 100 इंटू 5 500, किस नाम से आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये जो 1,500 है ना, इसको राइट ऑफ करना है, इसकी एंट्री होती है एसपीआर अकाउंट डेबिट। अगर पड़ा हुआ है एसपीआर तो एसपीआर से यूज कर लो, नहीं तो किससे यूज करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। एसपीआर डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दोनों को मिला के लिख दो कितना, 1,500, ठीक है। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी। ध्यान रखना क्लास, इस कोलेटरल सिक्योरिटी पे कंपनी किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। मैंने अपना घर गिरवी रखा, अपनी बिल्डिंग गिरवी रखी और मुझे लोन चाहिए 50 लाख का, बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है, बैंक कहता भी 10 लाख का, कुछ और गिरवी रखो, एडिशनल सिक्योरिटी। तो उस एडिशनल सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं क्लास, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हमने एडिशनल सिक्योरिटी को गिरवी रखा, ठीक है, उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट। हमने सिर्फ गिरवी रखा है, इसीलिए क्लास हम किसी प्रकार का लोन नहीं देते। ये जो परसेंटेज डिबेंचर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा प्लस में, और डिबेंचर सस्पेंस इसी के अंदर से माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब बैलेंस शीट में इसका नेट इफेक्ट जो दिखेगा वो 0 दिखेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो आपने 50,000 डिबेंचर इशू किया है, एक की कीमत है 100, एक इशू हुआ है 90, रिडीम हुआ 110 में। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है इशू कितने में हुआ है, रिडीम कितने में हुआ है। जब भी इंटरेस्ट निकलेगा वो फेस वैल्यू पे निकलेगा। 50,000 इंटू 100 ये बन गया क्लास 50 लाख। तो 50 लाख का कितना परसेंट है क्लास, यहाँ पे जो भी फिक्स परसेंट 9% है, तो 50 लाख का 9% 4,50,000 रुपए, ये बनेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इस पर टीडीएस अगर कटता है तो सरकार क्लास 4,50,000 का इंटरेस्ट बनेगा, 45,000 टीडीएस चार्ज करेगी। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी क्लास डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल। डिबेंचर इंटरेस्ट 4,50,000, 45,000 का टीडीएस पेबल है, और जो बचा कुछ अमाउंट आएगा वो आएगा टू डिबेंचर होल्डर। फिर नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में आएगा 4,50,000, टीडीएस था 45,000 का, माइनस कर दोगे 4,05,000, वो आएगा डिबेंचर होल्डर्स को। और साल के एंड में ये जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। उसको एसपीआर से राइट ऑफ नहीं करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्लास हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये फिक्स्ड ओब्लिगेशन है कंपनी के लिए क्लास, इस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने बताया क्लास कि जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है कंपनी उसे राइट ऑफ करेगी, वो एक कैपिटल लॉस है। इट इज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। ध्यान रखना, जिस साल ये कैपिटल लॉस अराइज हुआ है कंपनी उसी साल ही उसे राइट ऑफ करेगी। जिस साल ये अराइज हुआ है इस लॉस को उसी साल राइट ऑफ किया जाएगा। इट इज फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस अवेलेबल इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। If amount is sufficient not available then it is written off from statement of P&L। तो फिर क्लास इसको statement of P&L से राइट ऑफ करेंगे। डिबेंचर टाइप की बात करें, सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर होते हैं सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर वो है जहां पे क्लास कंपनी ने क्लास कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, कोई फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज गिरवी रखा हुआ है, मतलब अपनी कंपनी के फिक्स असेट या करंट असेट को गिरवी रख के डिबेंचर इशू किया है, तो वो सिक्योर हो, आप कंपनी ने चीजें गिरवी रखी हैं, उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और जब अनसिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर जहां पे कंपनी ने आपसे पैसे तो ले लिए लेकिन बदले में कंपनी ने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। अच्छा, चार्ज ऑन फिक्स asset is called fixed charge, charge on current asset is called floating charge। ओके,
रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर फ्यूचर में रिडीम हो सकते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, जो डिबेंचर फ्यूचर में रिडीम नहीं होते क्लास उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। तो पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी में ताला लगेगा तब। जो डिबेंचर रजिस्टर्ड होते हैं यानी कंपनी के रजिस्टर्ड में जब नाम लिखा है डिबेंचर होल्डर का उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, और जो डिबेंचर में नाम नहीं लिखा है क्लास वो जिसके हाथ में चला गया उसका डिबेंचर, जैसे 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, उसी तरीके से क्लास जिसके हाथ में लग गया उसको क्या बोलते हैं? बियरर डिबेंचर। यहाँ पे नाम लिखा रहता है क्लास आपका, यहाँ पे क्लास बियरर है। जो डिबेंचर फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो डिबेंचर फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट असेट कम है, तो बैलेंस किस नाम से आएगा? गुडविल के नाम से। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम है, नेट असेट ज्यादा है, तो बैलेंस जो आएगा किस नाम से आएगा? कैपिटल रिजर्व के नाम से। गुडविल आता है पीपीई इंटेंजिबल असेट्स के अंदर, जब कैपिटल रिजर्व आता है रिजर्व एंड सरप्लस मेन हेड शेयर होल्डर फंड के अंदर। अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो नो मैटर वो इशू किस पे हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करोगे। लॉस डिस्काउंट एक साथ भी आप डेबिट कर सकते हो, दोनों को मिला के, जो डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू है दोनों को मिला के। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, तो इसका मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटीज, सब हेड है क्लास अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मैंने हेडिंग सब हेडिंग में आपको एनसीईआरटी और टीएस दोनों का बता रखा था, बट आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करना। ये पर्सनल अकाउंट है क्लास, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से एक लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट है और मॉडर्न के हिसाब से एक लायबिलिटी अकाउंट है। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, इसे राइट ऑफ किया जाएगा सेम ईयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। ये हो गई इसकी बात। नाउ मूविंग टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किसको कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ध्यान रखना, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाना। अब मेरी कहानी ध्यान से समझना, मैंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तुमको पढ़ा दिया है पूरा का पूरा। मैंने बोला था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जरूर पढ़ लेना, एनपीओ भी पढ़ लेना। रिडम्पशन दिक्कत करे तो रिडम्पशन को छोड़ सकते हो, लेकिन वो चल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बट एनपीओ को बिल्कुल मत छोड़ना, अच्छे खासे क्वेश्चन एनपीओ से पूछे जाते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को मैं थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ क्लास, नेक्स्ट 15 मिनट ध्यान समझना। डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना ही कहलाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना ही क्या कहलाता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भूलना नहीं, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको जो रिडीम कंपनी करती है क्लास, पार पे भी कर सकती है रिडीम, डिबेंचर्स को प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकती है। अगर डिबेंचर्स को पार पे रिडीम किया जाएगा तो एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम किया जाएगा तो सेम यही एंट्री होगी, बस यहाँ पे एक चीज डेबिट आ जाएगा। क्या? यहाँ पे आप डेबिट लिख दोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, ठीक है। लाइक 100 का डिबेंचर से 10 रुपए प्रीमियम है, डिबेंचर होल्डर को 110 लौटाना है, ठीक है। अब डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी आउट ऑफ कैपिटल से भी यूज कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट से यूज करती है, ठीक है, लेकिन कंपनी अगर डिबेंचर्स को आउट ऑफ कैपिटल से यूज करेगी तो क्लास कंपनी को कोई डीआरआर नहीं बनाना है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर का पैसा लौटाने के लिए फिर से शेयर इशू कर दो, वहां जो पैसा आएगा उससे क्लास डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दो। हमें पता है 4-5 साल डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करनी है। एक रूल है, रूल ये कहता है कि जब भी आप डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम करने वाले हो, जिस भी टाइम, ध्यान समझना, जिस भी डेट पे आप डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम करने वाले हो, 1 अक्टूबर 23 मान लो आप डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम करने वाले हो, उससे पहले जो 31 मार्च आएगा, जस्ट उससे पहले, पीछे खिसकते चलो, उससे पहले जो 31 मार्च आएगा, इस डेट को क्लास आपको एक रिजर्व बनाना है, जिस रिजर्व का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसको क्रिएट करना है क्लास प्रॉफिट से पैसा निकाल के, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और जब रिडम्पशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो इस पैसे को क्लास वापस जनरल रिजर्व के अंदर डाल देना है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की एंट्री है शेयर डिबेंचर होल्डर्स को सेफ रखने के लिए। इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब में डाल दो, बोला भाई तेरे लिए देख मैंने इस जेब में रखा है अलग से निकाल के, और फिर बाद में रिडीम हो जाए तो इस जेब से पैसा निकाल के फिर से इस जेब में डाल दो। तो सेफ्टी के लिए देना कुछ नहीं है उसको। तो जब जिस भी डेट को आप रिडीम कर रहे हो उससे पहले, एक दिन पहले आना। अगर 31 मार्च 23 को रिडीम कर रहे होते तो 31 मार्च 22 को आप डीआरआर बनाते, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और दूसरी एंट्री क्लास डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। लेकिन
ये कहते हैं कि इसके 30 दिन के बाद, यानी कि 30 अप्रैल, जब भी तुमने डीआरआर बनाया उस डेट को पकड़ लो, उसके 30 दिन के बाद क्लास आप इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। इसको बोलते हैं डीआरआई। इन्वेस्टमेंट करने की जो एंट्री होती है क्लास, इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो उसकी एंट्री होती है डीआरआई टू बैंक, और फिर क्लास जब आप रिडीम करने जाओगे तो उसे बेच भी देना, बैंक टू डीआरआई। परसेंटेज बताऊंगा अभी, बैंक टू डीआरआई। तो यानी कि कुल मिला के ध्यान से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझो। सबसे पहले जब भी रिडीम करने जा रहे हो सबसे पहले डीआरआर बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करते हो या फिर आप फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डीआरआर नहीं बनता। ध्यान रखना, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर पे कभी भी डीआरआर नहीं बनेगा। जो पोर्शन कन्वर्टेबल नहीं है सिर्फ उस पोर्शन पे ही डीआरआर बनेगा। डीआरआर हो चाहे डीआरआई हो चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है क्लास? फेस वैल्यू पे। बहुत कंफ्यूजन हो सकता है चैप्टर क्लास ये, क्योंकि टाइम लगता है समझाने में इसको, तभी 12th के सिलेबस में नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत देना तो आप टेंशन ना लो, बस ऊपर ऊपर से देख लो, जो याद रहेगा ठीक है, जो नहीं याद रहेगा वो छोड़ देना। एक दो क्वेश्चन भी सही चले जाए तो दिक्कत क्या है, ठीक है। हाँ, तो डीआरआर हो चाहे डीआरआई हो चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, हमेशा फेस वैल्यू, इतने डिबेंचर से इतने एक है, तो हमेशा क्लास फेस वैल्यू पे क्लास आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले डीआरआर बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। फिर आपने क्या करना है? डीआरआई बनाना है, यानी डीआरआई टू बैंक। उसके बाद आपने क्या करना है क्लास? डीआरआई को बेचना है, बैंक टू डीआरआई। फिर रिडीम की एंट्री करनी है, पर्सन डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो पहले डीआरआर बनेगा, फिर डीआरआई बनेगा, फिर ड्यू की एंट्री करो या फिर इसको बेचो, बात बराबर है, सेम डेट पे होती है। ड्यू की एंट्री कर लो या इसे बेच दो पहले, तो पहले ड्यू की एंट्री कर लो फिर इसे बेच दो। इसे ये रहा क्लास, इसे बेच दो, बेचने के बाद डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दो, और लास्ट में डीआरआर टू जनरल रिजर्व। आगे की क्लास बात समझ। सबसे पहले क्या करोगे? डीआरआर बनाओगे, फिर डीआरआई बनाओगे, फिर ड्यू की एंट्री पास करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करोगे, और लास्ट में डीआरआर टू जनरल रिजर्व। 6 एंट्री क्लास लाइन बाय लाइन आपको ध्यान रखनी। रिडीम की एक ही एंट्री पास होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बेसिक चीजें समझा दिया क्लास मैंने आपको। अच्छा, अब रिडीम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहला रिडीम, अलग अलग तरीके होते हैं रिडीम करने के। सबसे पहला लंपसम, इकट्ठा लौटा दो। ध्यान रखना, सबसे पहला क्या है? लंपसम, इकट्ठा सारा का सारा पैसा लौटा दो। दूसरा ड्रॉ ऑफ लॉट्स, किस्तों में पर्ची बना के निकालो, जिसका पहले नाम आया उसे थोड़ा पैसा लौटा दो, फिर जिसका बाद में नाम आया उसे लौटाओ। 4 लोग हैं तो पर्ची बना के अलग अलग लोगों को अलग अलग पेमेंट करो, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तीसरा है कन्वर्जन, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। 4 होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कन्वर्जन, लंपसम, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो जो क्लास कन्वर्जन है, कन्वर्जन के अंदर क्या करते हैं? हम उनके डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और लास्ट जो बनता है क्लास ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें कंपनी जनता से अपने ही डिबेंचर्स को खरीद लेती है। तो ये बहुत डीप है, डिबेंचर होल्डर्स के, मतलब डिबेंचर चैप्टर बहुत बड़ा है, बीकॉम सेकंड ईयर का कंटेंट है, बहुत सारा है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जिसको क्लास आप रिटेन कर पाओ। बाकी का कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको एंट्री बताने लगूँ, बहुत बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बेसिक बेसिक इतना बस पता होना चाहिए ताकि दिक्कत ना आए। मेन चीज ये है, यहां से क्लास सवाल आता है तो इसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, देन क्लास हमारा रिडम्पशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको बहुत डीपली जानना है तो क्लास मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया रिडम्पशन का, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया था, अब वहां से कर लेना। बट उतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं, आज रात का टाइम बचा है, अभी थर्ड बुक भी रिवाइज करना है हमें, तो इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। सुनो, देखो, सबसे पहली बात, अगर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो डीआरआर नहीं बनेगा। और आउट ऑफ कैपिटल अगर आप बना रहे हो, रिडीम आउट ऑफ कैपिटल करोगे ना, तो डीआरआर नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आप एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसे रेगुलेट आरबीआई करता है, आपको पहचानना नहीं है, क्वेश्चन खुद कहेगा कि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक बैंक है, खुद ही कहेगा, तो डीआरआर और डीआरआई नहीं बनाना। इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिजर्व है, तो इनको नहीं बनाना है। कितना मजा आ गया ना, डीआरआर की एंट्री होगी ना डीआरआई की, ना डीआरआई को बेचने की, ना डीआरआर को जीआर में डालने की एंट्री। क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में डीआरआर को कहाँ डालेंगे? जर्नलिज्म में। सर्च करना क्लास यूट्यूब पे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सुनील पांडा एमसीक्यू, तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे उसके, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज को, और क्वेश्चन से बताओ ना, मतलब किसी पेपर में आया है क्वेश्चन, ये 1-2 क्वेश्चन बस, किसी में आया भी नहीं है, किसी में एक आया है। तो बैंकिंग कंपनी को भी डीआरआर नहीं बनाना। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी डीआरआई नहीं बनाना है। जितने भी लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक,
तो इनको छोड़कर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक छोड़कर जितनी भी क्लास लिस्टेड कंपनी है उनको डीआरआर नहीं बनाना, लेकिन डीआरआई बनाना है 15%। तो डीआरआई का रेट 15% है, डीआरआर का 10% है। तो अगर मैं बोलूं कि 50 लाख के डिबेंचर्स हैं, 30 लाख कन्वर्टेबल है, 20 लाख नॉन कन्वर्टेबल है, तो ये जो 20 लाख नॉन कन्वर्टेबल है ना, उसके ऊपर 15% जो है वो डीआरआई बनेगा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनेगा। वो भी उन्हीं कंपनी के लिए जो लिस्टेड कंपनी है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड बैंक। जो अनलिस्टेड कंपनीज है क्लास, उनके लिए कोई डीआरआर कोई डीआरआई नहीं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी को भी माफ है, कोई डीआरआर डीआरआई नहीं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जितने भी हैं उनके लिए भी कोई डीआरआर नहीं, कोई डीआरआई नहीं। सिर्फ एक ही केस में क्लास डीआरआर डीआरआई बनता है, अदर अनलिस्टेड कंपनी एक्सेप्ट एनबीएफसी और हाउसिंग। तो ये जो एनबीएफसी है और हाउसिंग है, इनको छोड़कर अदर अनलिस्टेड कंपनी जो है, या फिर वो भी नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन पे ही हम डीआरआर बनाते हैं 10%, डीआरआई बनाते हैं 15%। 90% केस में बनता ही नहीं है, ऑप्शन में ध्यान रखना। सिर्फ एक ही केस में अदर अनलिस्टेड कंपनी जो इस समय कहीं भी नहीं आ रही, वो अनलिस्टेड कंपनी को 10% डीआरआर 15% डीआरआई बनता है। और लिस्टेड कंपनी की बात करें तो लिस्टेड कंपनी होती है ना, लिस्टेड कंपनी वो भी इनको छोड़कर बैंक, और देखो बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सुनना, बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो ना डीआरआर बनाना ना डीआरआई बनाना है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है अदर देन ये, उनको क्लास सिर्फ डीआरआई बनाना है 15%। और बाकी जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर, क्योंकि उन देखो ये भी तो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड एनबीएफसी, ये अनलिस्टेड हेडिंग है, अनलिस्टेड कंपनी में अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनको ना डीआरआर बनाना ना डीआरआई बनाना है। लेकिन अदर अनलिस्टेड कंपनी, इनको छोड़कर, बैंकिंग और हाउसिंग इन दोनों को छोड़कर बाकी जो अदर अनलिस्टेड कंपनी है उनको डीआरआर बनाना है 10% और डीआरआई बनाना है 15%। ये है सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और है लास्ट में, ये जो बोनस इशू का जो रूल है ना, बोनस इशू का रूल है, जैसे बोनस इशू शेयर इशू करते हो तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोनस इशू जो शेयर करते हो वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, ऐसे एक रूल है। मैं ट्राई करूंगा, अभी यहाँ पे नोट्स है नहीं, मैं अगली क्लास में वो नोट्स को पूरा लेके मैं आपको वो भी करा दूंगा, तो आप ध्यान से समझना, कंपनी वाले उसमें करा दूंगा, मुझे कंपनी का रिविजन कराऊंगा ना तब मैं करा दूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो बस ये हो गया क्लास आपका शेयर डिबेंचर्स का रिवीजन। मैंने कोशिश करी 1 घंटे से पहले ही क्लास आपको पूरा रिवीजन करा दूं, ताकि इन शॉर्ट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, छूटे ना। और प्लीज़ मॉक्स जरूर बनाना, क्लास बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से बना लेना, जो मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा क्लास जो भी इशू ऑफ शेयर के शॉर्टकट है वो आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो मॉक्स तो बना लोगे तो सारे क्वेश्चन उसके अंदर कवर हो ही जाएंगे अच्छे से। तुक्का उक्का कैसे मारना है मैंने मॉक्स में बता रखा है। बाकी सुबह एक वीडियो डाल दूंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ओएमआर शीट वगैरह पे, वो सुबह करा दूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और अच्छे से मेहनत करो। बस आज की रात बची है, कल 12 बजे तक दबा के मेहनत कर लो, फिर सोना दबा के, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। भरोसा रखना खुद पे क्लास, जैसे ईगो अच्छा गया है ना, वैसे ही बीएसटी और अकाउंट्स का भी अच्छा जाएगा। टूटना मत, प्रिपरेशन छोड़ना मत, ठीक है।